हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि काफ़ी लेट हो गया है, तो आज का पार्ट सुनने से पहले प्लीज़ आप प्रीवियस पार्ट को एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। तो चलिए हम परफेक्ट टू मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग के ऊपर लैंड एल्डर्स ने कर्स का यूज़ किया था ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक ना करें, यानी कि गुसु लैंड के जो रूल्स थे उनको। वांगजी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो अपने पुराने विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो और विंग अपने रूम में थे और पिछली रात वांगजी बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। हालांकि विंग उसके बगल में ही लेटा हुआ था, लेकिन वांगजी उन पलों को बहुत मिस कर रहा था जब विंग उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया करता था और उसके आर्म को पिलो की तरह यूज़ करता था। अगली सुबह जब विंग और वांगजी अपनी मील ऑलमोस्ट फिनिश कर ही चुके थे, तभी बाहर से किसी के तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आई और उस आवाज़ ने विंग और वांगजी का ध्यान उधर खींच लिया। अब जो बातें हो रही थी वो विंग और वांगजी के कानों में पड़ने लगी। एक पर्सन कह रहा था, अगर उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है तो मैं क्यों नहीं। तभी कोई बोला, प्लीज़ अभी सही टाइम नहीं है। तो वो पर्सन बोला, वो मेरे अंकल हैं, अगर मेरा मन हुआ तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। वांगजी उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा एनॉयड भी हो गया था और वो रूम से बाहर जाने लगा ताकि वो उस विजिटर को देख सके जो कि वहाँ पर आया हुआ था। साथ में उसके वे वो शैन भी था। लाल वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इससे पहले कि वो यंग सेक्ट लीडर से डील करता, उससे पहले वो बोला, सेक्ट लीडर जिन, क्या आप यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद करेंगे और यहाँ से जाएंगे। वे वो शैन ने तुरंत कहा, वांगजी तुम सेक्ट लीडर को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। और वो वांगजी के साइड से थोड़ा आगे बढ़ गया और उसने नीचे झुककर डीपली बो किया। विंग बोला, सेक्ट लीडर जिन, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को माफ़ कर दीजिए, आपका यहाँ पे स्वागत है। हालांकि आपने हमें बताया नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हो, फिर भी कोई नहीं, हम आपका स्वागत करते हैं। शिजुए ने गहरी सांस ली। वो लगभग हार मान ही चुका था। जिनलिंग ने भी अपने आप को संभाला और वो बोला, क्या ये मेरा मजाक बना रहा है। तो शिजुए बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सीनियर वे जो है ना, इनके ऊपर थोड़ा सा कर्ज का असर है अभी इस वक्त। जिनलिंग बोला, क्या कर्ज, लेकिन कैसे। वो विंग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि उसकी वाइट रोब्स पर ही उसके सवालों का जवाब था। तभी लान वांगजी बोला, शिजुई। लेकिन शिजुई ने बहस करते हुए कहा, लेकिन ये बाबा की फैमिली है और इन्होंने ऑलरेडी उन्हें देख भी लिया है। वे वुशियान फाइनली आगे आया। वो बोला, ये सही तरीका नहीं है किसी से भी ऐसे दरवाजे पर बात करना, इन्हें अंदर आने दीजिए। जिन रुलैन, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। जिनलिंग स्टैमर करते हुए बोला, उसका फेस रेड हो गया था। बोला, तुम मुझे मुझे तुम ना एक बार फिर मुझे जिन रुलैन कहकर बुलाओ और मैं तुम्हारी इस बार ना टांगे तोड़ दूंगा। वे वुशियान शॉक्ड हो गया था और वो जिनलिंग की ओर देख रहा था। वो बोला, ओह अपोलॉजीज सेक्ट लीडर जिन। तो जिनलिंग बोला, क्या नहीं तुम। तभी शिजुई ने जिनलिंग के शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, जाने दो जिनलिंग, ये इस समय ना अपने आप में नहीं है। शिजुई ने इसके बाद जिनलिंग को बताया कि विंग के ऊपर जो कर्ज था उसने विंग के ऊपर किस तरह से असर किया था। और जब उसने बोलना बंद किया तो उसने जिनलिंग को रोका क्योंकि जिनलिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो उन एल्डर्स को पनिश करने के लिए अपनी तलवार लेकर बाहर जा रहा था जिन्होंने वे वुशियान को हार्म करने की कोशिश करी थी। जिनलिंग गुस्से में बोला, दाजियो को यहाँ पर सेफ रहना था। अगर तुम लैंस उनकी केयर नहीं कर सकते हो तो मैं उन्हें यहाँ से लेकर कोई टावर लेकर चला जाऊँगा। जिनलिंग ने यह ऐलान किया और वो काफ़ी गुस्से में भी था। वो उसमें थोड़ा सा बचपना था और वो उसी लहजे में बात भी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ना वो एक डिटर्मिनेशन साफ साफ पता चल रहा था कि वो सच में विंग को लेकर अपने साथ चला जाएगा।
अगर विंग उस वक्त अपने आप में होता, मतलब वो कर्ज के अंडर ना होता, तो वो जिनलिंग की इस तरह की प्रोटेक्टिवनेस को देखकर काफ़ी खुश हो जाता। और ये भी था कि जिनलिंग उसे उसकी शिजे की याद दिलाता था। तभी वेवोशियन ने गहरी सांस लिए और कहा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने अपने नेफ्यू को शांत कराने की कोशिश करी। जिनलिंग बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम जो भी हो। तो विंग बोला, मैं तो मैं ही हूँ, मैं वेवोशियन हूँ। तो जिनलिंग उदास सा हो गया, बोला, नहीं। जिनलिंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी वो तेज आवाज़ में बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। शिजुई जिनलिंग के पीछे पीछे गया, क्योंकि जिनलिंग जिंगशी से बाहर जा रहा था। और यानी कि शिजुई ने जिनलिंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको, क्या तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे इस कर्ज को तोड़ने में? तो जिनलिंग बोला, ऑफ कोर्स मैं करूँगा। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम पर यकीन कौन कर सकता है, हाँ, कि तुम लेंस एक्चुअली मेरे अंकल को ठीक करोगे? तुम्हारे सेक्ट के लोगों ने उन्हें, यानी कि मेरे अंकल को कर्ज किया है, और मैं लैंडलिंग में जाकर इस चीज़ के लिए रिसर्च करूँगा। वे वुशेन भी जिंगशी के बाहर गया। साथ में उसके पीछे वांगजी भी था, जो कि बहुत ही करीब था जिनलिंग को क्लाउड रेसेस से पूरी तरह से बैन करने के लिए। लेकिन जब विंग ने अपने नेफ्यू को देखा, जो कि पूरी तरह से आंसुओं से अपनी आंखें भर चुका था, आंसू उसके गाल से बह रहे थे, उसे ऐसे देखकर विंग का दिल दर्द से भर उठा। तभी वो आगे बढ़ा और उसने जिनलिंग के आंसू को पोंछा और कहा, आलिंग। ये बस मात्र एक शब्द था, लेकिन अचानक से विंग की आंखें बंद हो गई और वो अपने आप में ना कुछ बेचैन सा हो गया। उसने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाता, विंग को बहुत तेज चक्कर सा आया। लेकिन अगले ही पल वो फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके हाथ अपनी स्लीव्स में बहुत ही प्रॉपरली ढंग से टक इन थे और ऐसा लगा कुछ देर के लिए वे वुशियन पहले जैसा ही हो गया था। लेकिन फिर से उसने एक डीपली बो किया और कहा, सेक्ट लीडर जिन, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वांगजी जल्दी से विंग के बगल में गया। विंग, क्या तुम ठीक हो? उसने विंग के कलाई को पकड़ा ताकि वो उसके शी के लेवल को चेक कर सके। तो विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू वांगजी। वांगजी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग अपने आप में नहीं था। तभी जिनलिंग बोला, मैं जियो को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, और जिन और जियांग सेक्ट्स उम्मीद करते हैं कि वो एल्डर्स अपनी गलती की सज़ा ज़रूर पाएंगे, जो उन्होंने मेरे अंकल के साथ करी हैं। लान वांगजी ने जिनलिंग की तरफ गुस्से में देखा और बोला, मैं भी उन्हें बिना सज़ा दिलाए हुए नहीं मानूंगा। शिजुई ने अपना गला साफ किया। अब जो टेंशन थी वो बर्दाश्त के बाहर थी। वो बोला, मैं सेक्ट लीडर जिनको के साथ बाहर तक जा रहा हूँ। उसे तभी जिनलिंग का हाथ पकड़ा और उसे हन ग्वांगजुन की गुस्से से भरी नज़रों से दूर ले जाने लगा। अब वक्त था लाइब्रेरी टाइम का और वांगजी और शिजन एक साथ थे। वांगजी ने विंग से कहा था कि वो जिंगशी में रहे और रेस्ट करे। शिजुई विंग के ऊपर नज़र रखे हुए था, क्योंकि अब जिनलिंग भी वहाँ से जा चुका था। शिजन काफ़ी उदास थे, लेकिन वो सरप्राइज नहीं थे जब उन्हें विंग के ऊपर कर्ज का जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में बताया गया था। वांगजी अपने ब्रदर के साथ रूम में धोता टहल रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वो बोला, ब्रदर, मुझे सब कुछ बताइए, एक बात भी मत छुपाइएगा।
शिचन ने गहरी सांस ली और बोले, वांग जी, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बिल्कुल भी परेशान हो किसी बात से, लेकिन मैंने उम्मीद की थी कि मैं इस कर्ज के जो है ना, इसको क्योर को ज़रूर ढूंढ लूँगा। वांग जी ने बर्फ़ जैसी निगाहों से अपने भाई की ओर देखा। शिचन ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए वांग जी से कहा कि ये एक तरह का रिएक्शन है जो तब होता है जब कर्स्ड पर्सन का माइंड कर्ज से यानी कि श्राप से लड़ने की कोशिश करता है। और जो केसेस अभी तक मैंने पढ़े हैं और जो लोग इस श्राप के इन्फ्लुएंस में मतलब इसके प्रभाव में होते हैं, मेडिटेशन और शी बैलेंसिंग म्यूज़िक इसमें हेल्प करती है इस कर्ज के सिम्टम्स को रिमूव करने में। लान वांग जी बोला कि ये कर्ज होना ही नहीं चाहिए, इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। शिजन ने सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। वो बोले, इस कर्ज का यूज़ बैन कर दिया जाना चाहिए हमेशा के लिए। यकीन करो मेरा वांग जी, मैं और अंकल खुद ऐसे रूल्स लेकर के आएंगे जो बहुत ही सख्त होंगे कि कोई इस तरह का कर्ज फिर दोबारा कभी किसी पर यूज़ ना कर सके। लेकिन हनगोंग जुंग को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन लान वांग जी को हुआ था, खासकर तब जब इन शब्दों ने वांग जी के गुस्से को बढ़ा दिया था। वो बोला, शिजन काका, मुझे अंकल से कोई भी बात नहीं करनी है, और रही बात कर्ज की तो आप मुझे बताइए उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ था जिनके ऊपर इस कर्ज का असर हुआ था। शिजन का फेस बहुत डार्कनेस से भर गया। वो बोले, हाँ अच्छा, जो उन्होंने कहा कि जो लोग इस कर्ज के खिलाफ लड़ रहे थे वो अभी तक के 2 केसेस हैं। पहला जो पर्सन था वो अपना शी जो होता है ना उसको रेगुलेट नहीं कर पाया था और उनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था लगातार कर्ज से लड़ने में, और आखिरकार हुआ ये कि वो अपनी शी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई। लान वांग जी का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। उसने अपने ब्रदर की ओर देखते हुए कहा, और दूसरे का क्या हुआ? हालांकि ये सारी चीज़ें तब हुई थी जब शिचेन पैदा भी नहीं हुआ था, उसे काफ़ी समय पहले हुई थी, और क्लैन लीडर के तौर पर शिचेन को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वो बोले, वांग जी, वो सरवाइव नहीं कर पाए थे क्योंकि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं थे, और आखिर में उन्होंने अपनी खुद की लाइफ ले ली थी। ये बात सुनकर वांग जी शॉक्ड हो गया था। वो वहाँ से पीछे मुड़ा और वो अपने भाई की ओर इस पल देखना भी नहीं चाहता था। फाइनली वो बोला, और उसकी वॉइस काफ़ी पेनफुल भी थी। वो बोला, मो शुएन्यू का गोल्डन कोर अभी भी वीक है। विंग को बहुत तकलीफ़ होगी, उसे बहुत पेन से गुजरना होगा। हिजन अपनी जगह पर खड़े हुए थे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वांग जी के शोल्डर को टच करना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिया। वो बोले, वांग जी ब्रदर, तुम परेशान मत हो, वेवूशन स्ट्रांग है और उसे स्ट्रांग होना ही पड़ेगा जो चीज़ अब आने वाली हैं। ये सुनते ही वांग जी अपने भाई की ओर पीछे मुड़ा, मतलब वो समझ नहीं पाया था ना। हिजन बोले, पिछली रात मैंने अंकल और कुछ सीनियर एल्डर्स से इस बारे में बात करी थी, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो कर्ज है ना, ये पूरी तरह से विक्टिम की मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि वो इस कर्ज से कैसे लड़ता है। और अगर वांग जी तुम वेवुशियन को इतना हेल्प करो, इतनी हिम्मत दो कि वो इस कर्ज के अगेंस्ट खुद लड़ सके, तो वेवुशियन इस कर्ज से आज़ाद हो सकता है। ये सुनते ही वांग जी बोला, वेवुशियन कैसे फाइट बैक कर सकता है? तो शिजे ने धीरे से कहा, रूल्स को ब्रेक करके। वैसे भी किस्मत से वांग जी तुम्हारा हस्बैंड रूल्स को ब्रेक करने में काफ़ी माहिर रहा है हमेशा से।